चलो लेट्स बिगिन। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है लॉजिकल आईक्यू के नाम से, और हम वहाँ पर तैयारी कराते हैं। पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आपको मेंस के लिए पेड बैच ज्वाइन करना हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो ये फ्री के लिए मेरा बैच चल रहा है, ठीक है, सबके लिए। और इसमें हम अप्रोच क्या रखेंगे, पहले तो सारे के सारे वो समझ लो कि बेसिकली हमारी अप्रोच क्या होने वाली है व्हेन वी विल डू दिस। इसमें हम एमसीक्यू अप्रोच रखेंगे। आपके आगे जैसे आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यू दिख रहे हैं, तो आपके पास ऐसे एमसीक्यू आएंगे, आपको सॉल्व करना है। मैं आपको टाइम दूंगा 10 सेकंड का, फिर मैं हर एमसीक्यू का थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी कि बेसिकली इसका आंसर ये है और ये क्यों है। ऐसे ही हम काफ़ी सारे स्टेट्स के सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा यू विल सॉल्व दी एमसीक्यू, यू विल उतना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे तुम्हारे कि तुम उतने ही ज़्यादा नंबर ले सकते हो एग्ज़ाम में अगर तुम बैठोगे। तो एमसीक्यू कराऊंगा और एमसीक्यू के साथ साथ रीज़न भी आप सबको समझाता जाऊंगा कि बेसिकली क्या आंसर होएगा क्या नहीं होएगा, ठीक है। तो ठीक है, और रूल यही है कि कोई भी अपने आप को म्यूट अपना अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जिसको जो भी आंसर लिखना है ही और शी कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और वी विल स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे ये है, एज पर सेक्शन, ये हम हरियाणा का, सब पहले तो मैं ये बता दूं कि कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम हरियाणा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 2013 का। ऐसे ही हम पंजाब का, डीजीएस का, बहुत सारे पेपर मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं एमसीक्यू, उतने ज़्यादा स्टेट्स के सॉल्व करेंगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और इसमें रिपीट भी होंगे। एक महीने के अंदर अंदर ही यू विल गेट टू नो कि तुमको बहुत कुछ आ जाएगा इस क्लास, क्योंकि मैं इसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करूँगा कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको बस कॉपी उठाना है और नोट करना है, और घर जाकर भी मैं वीडियो की आपको डाउनलोड भी दे दूँगा, वो भी आपको 2-3 बार बस अपना घर पर देखनी है, तो उससे आपका लेवल सबका अच्छा हो जाएगा एक महीने के अंदर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे आगे ये है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ मेसने प्रॉफिट्स। देखो अब ना टाइम हो गया ज़्यादा, अब इसके बाद मैं एंट्री एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, अगले कल से 10 बजे के बाद एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी की भी, और आज के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है। अब मैं इतना बता दूँ दोबारा से जो आए हैं कि एमसीक्यू अप्रोच हमारी होएगी, हर स्टेट के पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हम हरियाणा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इस पे ध्यान देना है। पेपर में मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स भी समझाऊंगा कि एक एक सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सबको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी, मेसने प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन ए अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, wrongful पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या इफेक्टिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपका 10 सेकंड है, अपना सोच लो आंसर, फिर मैं समझा दूंगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी क्यों आएगा, बिकॉज अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज 12 देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। अभी हम अगर इसको सही ढंग से देखें तो बेसिकली मेसने प्रॉफिट क्या होता है। मेसने प्रॉफिट एक ऐसी चीज होती है, अगर मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अगर वो मैंने पोजेशन में रख रखी है और रॉन्गफुली कर रखी है, गलत तरीके से मैंने अपने कब्जे में ले रखी है आपकी प्रॉपर्टी, तो जो भी मैं उस पर खर्च क्या कहते हैं, जो भी आप प्रॉफिट रिसीव कर सकते थे उस प्रॉपर्टी से, तो वो सारा का सारा मैं आपको दूंगा। अगर मान लो आप बाहर कहीं 10,000 का रेंट चढ़ा सकते थे
और 1 ईयर तक मैंने नहीं दिया तो मैं 120,000 आपको दूंगा, 1,20,000, और साथ के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा बिकॉज मैं रॉन्गफुल पोजीशन में था। इसको हम मैसने प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट वाली बात याद रखना। और मैसने प्रॉफिट कौन सी प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है एक इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही खाली अप्लाई होता है। प्री में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है? जी नहीं, ये खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है। एक तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को मैंने कोई अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर दिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मान लो कि आपके मैंने एग्रीकल्चर लैंड पे कब्जा कर रखा है और मैंने उसमें ट्यूबवेल लगा दी 60,000 की। अब क्या जो मैंने खर्चा करा वो कोई चीज़ नहीं अगर मैं गलत जगह पे बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट कोट कहती है ऑर्डर करने के लिए कि मैं पे करूँ, तो उसमें से मैं 60,000 जो है वो मैं अपने पास रख लूँगा और बाकी के 60,000 प्लस इंटरेस्ट दूंगा। तो बेसिकली जो रॉन्गफुल पोजीशन में है अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट करी तो वो मैसने प्रॉफिट्स में से कट डाउन कर देगा, अदरवाइज बाकी की चीज़ वो दे दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन इट इज इशूड इन द प्रीलिमिनरी स्टेजेस ऑफ द सूट, when further proceedings have to be taken or the suit to be completely disposed of, when it deals with some preliminary issues या none of the above। सोच लो फिर मैं कर दूँ 10 सेकेंड 20 सेकेंड आराम से सोचो। चलो, अगर अब हम बात करें प्रीलिमिनरी डिक्री, बेसिकली प्रीलिमिनरी डिक्री जो है, अब उससे पहले तो डिक्री को देखें। डिक्री हमारे पास कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी। और हमारे पास बहुत तरीके की डिक्री होती है। अगर हम डिक्री को मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाऊं तो बेसिकली जो 30 या 40 पेजेस की आपने कभी एक जजमेंट देखी होगी, आप पढ़ते भी होगी जजमेंट। जब हम उस जजमेंट को एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, मतलब बेसिकली एक कागज होता है जिसका एक फॉर्मेट होता है, अगर हम उस जजमेंट को उसमें पुट कर देते हैं तो वो बन जाती है डिक्री। अब डिक्री भी हमारे पास एक तरीके की नहीं होती, एक प्रीलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल भी होती है, डीम डिक्री भी होती है। तो हमारे पास बहुत तरीके की डिक्रीज जो हैं वो होती हैं। अगर सिंपल सी हम बात करें तो डिक्री जो है हमारे पास बहुत तरीके की होती हैं। अब हमने इसमें जो नोट करने की बात है मेन हमारे पास कि डिक्री इज प्रीलिमिनरी। डिक्री प्रीलिमिनरी तब होती है जब हमको अभी इसमें और भी कुछ करना है। ठीक है, डिक्री प्रीलिमिनरी तब होती है जब अभी हमको फाइनल डिसीजन देना है, फाइनल डिक्री पास करनी है। तो इसका सिंपल सा आंसर होएगा व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन और द सूट टू बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। अब प्रीलिमिनरी डिक्री में क्या होता है, अब जैसे कि आपका पोजेशन और मैसने प्रॉफिट, मान लो कि अगर इसी पे ही मैं वापस जाऊं कि अगर किसी ने पोजेशन ले लिया और मैसने प्रॉफिट ले लिया तो क्या होएगा? तो पोजेशन आपकी प्रीलिमिनरी डिक्री होगी और मैसने प्रॉफिट आपका फाइनल होएगा। तो इसी तरीके से अगर मतलब कि आप कब्जा भी मांग रहे हो और मैसने प्रॉफिट भी, तो डिक्री प्रीलिमिनरी तब होती है जब फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आपकी बची हुई हैं फॉर द सूट टू बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। अब प्रीलिमिनरी डिक्री की अपील करनी होती है सेक्शन 97 के अंदर। अगर आपने अपील नहीं करी तो आप फाइनल डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते।
ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट, दैट अ पिटीशन डिसमिस्ड under Article 226 would operate as res judicata so as to bar a similar petition in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution was held in the case of the Rayao Singh versus State of UP। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है। अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सुधीर चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, या नन ऑफ द अबव। नोट कर लो, बताओ इसमें से क्या आंसर होएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पिटीशन जो है अगर डिसमिस हो जाती है 226 में। अब पहली बात तो 226 क्या होती है? रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की एक रिट जुरिस्डिक्शन को हम 226 कहते हैं। और वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा हमारे पास सेक्शन 11 में दिया हुआ सीपीसी के। सो एज टू बार, क्या जो पिटीशन 226 में डिसमिस हो गया, मतलब हाई कोर्ट पे अगर आपकी पिटीशन डिसमिस होगी, रिट पिटीशन, क्या उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है अंडर आर्टिकल 32? ये किस केस में हेल्ड हुआ था? लगेगा। ये हेल्ड हुआ था दरियाओ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो एक ब्रॉडर फाउंडेशन का है, उसका एक बाइंडिंग कैरेक्टर होता है। कोई भी अगर जजमेंट हम सुनाते हैं ऑफ कम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन तो उस पर एक उसका बाइंडिंग कैरेक्टर होता है। तो दरियाओ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A. The pendency of a suit in foreign court precludes the courts in India from trying a similar suit. The pendency of a suit in a foreign court precludes the courts in India from trying a similar suit provided the suit is founded on the same cause of action. The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying similar suit even if it is founded on the same cause of action. D. None of the above। सोचो आंसर, इजी क्वेश्चन है। एलिमिनेट करना कि ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, कुछ कुछ डिफरेंस है। देखो, अगर हमें इसका कंसेप्ट समझना है, सबसे पहले हमें सेक्शन 10 को समझना पड़ेगा, रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस क्या कहता है? सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपका केस जो है, सूट जो है पेंडिंग है कोर्ट ए में, अभी सूट चल रहा है, क्या आप कोर्ट बी में दोबारा सूट डाल सकते हो? नहीं, नहीं डाल सकते। रेस सब जुडिस हमको इतनी सी बात कहता है कि बार लग जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपल सी बात है, अब हम देखेंगे इनमें से क्या ट्रू है। क्या अगर कोई फॉरेन कोर्ट में सूट चल रहा है, क्या तब भी हमारी कोर्ट जो है वो बार्ड है? उससे पहले फॉरेन कोर्ट क्या होती है? और फॉरेन अगर हम फॉरेन कोर्ट देखें 2 clause 5, फॉरेन जजमेंट 2 clause 6, ठीक है। तो क्या अगर हमारा कोई सूट जो है वो बाहर चला हुआ है, बाहर चल रहा है फॉरेन कोर्ट में, क्या हमारी कोर्ट जो हैं उन पे भी बार लग जाएगा कि वो उस सूट को ट्राई ही ना कर पाए? सोचो, बताओ। नहीं, इसका आंसर होएगा सी, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट।
ठीक है, डज नॉट प्रिक्लूड्स द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग द सिमिलर सूट इवन इफ इट इज़ फाउंडेड ऑन सेम कोज ऑफ एक्शन। मतलब कि अगर हम चाहें तो फ़ौरन में अगर हमारा कोई सूट डला हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडियन कोर्ट्स के पास पावर नहीं है। इंडियन कोर्ट्स के पास पूरी की पूरी पावर है उसको ट्राई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. The provision is incorporated in section 11 explanation 2 या explanation 4 explanation 3 explanation 5। इनमें से क्या आंसर होएगा? थिंक। सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5। ठीक है, अपना कमेंट करते रहो सब के सब। ठीक है, वेरी गुड जिसने भी आंसर करा था। देखो एक सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास और वो मेरे को कहता है कि सर मेरी ना फीस कम कर दो, और मैंने भी कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मान लो उसकी बात का, तो वो क्या समझे? अगर वो मेरे पास आता है कि सर मेरी फ़ीस कम कर दो या मुझको फ्री में पढ़ा दो, और अगर मैं कोई जवाब नहीं देता तो मेरी तरफ से क्या हो गया? वो रिफ्यूज़ल। अगर सिंपल सी बात हम आम जिंदगी में भी देखें, जिसको हम मुंह पे रिफ्यूज़ नहीं कर पाते तो हम चुप रह जाते हैं। यही सीपीसी है, यही सारा लॉ है। लॉ समझना बहुत आसान है। अगर मान लो एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट, जो आपने रिलीफ कोई प्लेट में मांगी जो कि एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं हुई डिक्री में उसका नोवेयर मेंशन है, वो हमको मिली नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज। हम क्या मानेंगे इस सेक्शन के लिए कि वो जो है हमें रिफ्यूज़ कर दी गई है, और इसका रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5। अब यहाँ पर 8 एक्सप्लेनेशन है, 8 की 8 आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक्सप्लेनेशन 4 है जो कि बहुत बार आती है, और ये है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है प्री में कि एक्सप्लेनेशन 4 के ऊपर और एक्सप्लेनेशन 5 के ऊपर, 6 के ऊपर और 8 के ऊपर। तो ये तो आपको वैसे तो 8 की 8 पता होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट्स अंडर सेक्शन 24 हैज़ बीन ग्रांटेड टू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ ए एंड बी, सुप्रीम कोर्ट। सोचो। अब हम इसमें देखेंगे, देखो ये सेक्शन बेसिकली कहता है क्या, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। म्यूट कर लो, अगर अगली बार किसी का अनम्यूट होएगा मैं उसको निकाल दूंगा, तो सबके सब डिस्टर्ब होते हैं। देखो द जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट्स अंडर सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 बेसिकली कहता है क्या, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। जब एप्लीकेशन होती है बाय एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, और जब हम नोटिस देते हैं पार्टी को या हियरिंग करते हैं तो हम चाहे तो इस सूट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम इस सूट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो बेसिकली कर कौन कौन सकता है, इसमें हमने ये नोट करना है। क्या हाई कोर्ट कर सकती है खाली, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है, या बोथ एंड भी, या सुप्रीम कोर्ट? इसमें दोनों की दोनों ही कर सकती है, बोथ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना कि खाली एक कोर्ट कर सकती है, इसमें दोनों ही चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, विड्रॉ कर सकती हैं, खुद डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं, या ट्रांसफ़र कर सकती हैं ट्रायल के लिए, या रीट्रांसफ़र भी कर सकती हैं। दोनों ही दोनों कोर्ट्स के पास पावर है प्री के लिए, याद रखना। अब है अंडर सेक्शन 32 CPC, मैक्सिमम फाइन which can be imposed by the court for compelling the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30, 2000, 3000, 1000, 5000। सोचो, प्लीज़ अनम्यूट मत करना अपने आप को। और देखो जो आज आ रहे हैं बीच बीच में, मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ, मैं अगली बार कल से 10 बजे के बाद एंट्री नहीं डालने दूंगा किसी को, बिकॉज सारी की सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। और हम तो एक प्रोफेशनल फील्ड से हैं, हमको तो टाइम से आना चाहिए, टाइम से सब कुछ करना चाहिए, ये अनप्रोफेशनलिज्म है। सोचो क्या होगा आंसर। देखो अब हम देखेंगे कि सेक्शन 32 है वो तो बेसिकली हमको क्या देता है, CPC का पनिशमेंट देता है फॉर डिफ़ॉल्ट। तो कोर्ट जो है वो कंपेल कर सकता है कि आप अटेंडेंस लगाओ, ठीक है, अंडर सेक्शन 30। वो उस पर्पस के लिए क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब कि आपको वारंट इशू कर सकता है, सबसे नंबर 1 चीज़ तो यही है आपकी अरेस्ट करने के लिए, या फिर वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है या सेल कर सकता है, या फिर आपको फ़ाइन लग सकता है। फ़ाइन कितना लगेगा, 5000 रुपीज़। तो फ़ाइन आपको लगेगा 5000 रुपीज़, ये आंसर है। अब ना CPC में कई जगहों पर 2000 है, कहीं पर 3000 है, 5000 है, ये सारे के सारे हमको पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और CPC CRPC में जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे फ़ाइन दिए हुए हैं वो नोट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं, देखो अगर अभी हमने 7 क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये नहीं 7 क्वेश्चन पढ़े, हमने सेक्शन 30 को भी समझा है, हमने ऊपर भी कई जगहों पर बहुत कुछ पढ़ा है। प्लीज़ जिस म्यूट करके अनम्यूट कर लो, जिसका भी शोर आएगा किसी। हाँ। अब है प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स आर इशूड अंडर सेक्शन 46 CPC फॉर serving summons on the person residing beyond local jurisdiction, serving a warrant on the judgment debtor, attaching the property of the judgment debtor, none of the above। देखो अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि प्रीसेप्ट्स क्या होता है। बेसिकली जो प्रीसेप्ट्स होता है 46 कहता है कि जो कोर्ट ने पास करी डिक्री, उसके पास पावर है कि वो कमांड इशू कर सकती है या इंस्ट्रक्शन, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रीसेप्ट ऑर्डर। दूसरी कोर्ट को करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, दूसरी कोर्ट को करेगी और उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, ठीक है, जो कि उसकी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। ऐसा क्यों, अगर मान लो उसके पास प्रॉपर्टी ना हो हमारी कोर्ट के अंदर कि वो सेटिस्फाई कर सके डिग्री को, तो ये एक कमांड है। मान लो हमारी कोर्ट है, अपनी कोर्ट लेके सोचो दूसरी कोर्ट की
अगर एक जजमेंट डेटर है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना है और हमारी कोर्ट में उसके पास प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, तो हम दूसरी कोर्ट में जाकर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे, अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। तो इसका आंसर ये आना था। Under Section 58 of CPC, a person detained shall be released from the detention on the above mentioned on the amount mentioned in the warrant of his detention being paid to the officer appointed by the court, the officer in charge of civil prison, none of the above। सेक्शन 58 CPC का हमको क्या कहता है कि कोई भी पर्सन उसको हम रिलीज़ कर देंगे डिटेंशन से अगर वो अमाउंट पे कर देगा वारंट का। किसको करेगा? ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट को करेगा, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिविल प्रिजन को, या नन ऑफ द अबव। देखो अब सेक्शन 58 जो है ना, ये खाली एक बात से डील नहीं करता, ये हमको बहुत सारे एस्पेक्ट से डील करता है। बेसिकली सेक्शन 58 जो है ये खाली एक चीज़ से, एक ही एस्पेक्ट से डील नहीं करता, ये हमारे पास बहुत सारे न्यूमरस एस्पेक्ट से डील करता है बेसिकली। अगर आप इसको सही ढंग से देखो सेक्शन 58 ये हमें कहता है कि कोई भी जो पर्सन है उसको हम डिटेन कब तक करके रखेंगे, और अगर मान लो कि अगर हमने उसको डिटेन करा है तो हम उसको बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड कब छोड़ सकते हैं? जब कोई अमाउंट मेंशन है और वो पे कर देता है टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिविल प्रिजन, ठीक है, तब हम उसको छोड़ देंगे। तो अगर कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिविल प्रिजन है, उसको उसने अमाउंट पे कर दिया, तो उसको एक तो हम तब छोड़ सकते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट जो डिक्री थी वो फुली सेटिस्फाई होगी। अगर उसके अगेंस्ट कोई डिक्री थी वो हमारी फुली सेटिस्फाई हो जाती है, अगर कोई डिक्री थी उसके अगेंस्ट वो हमारी फुली सेटिस्फाई होगी। या फिर कोई पर्सन था जिसने कि उसको अंदर करवाया था, अगर वो एप्लीकेशन लगा दे कि इसको छोड़ दो, जिसने उसको डिटेन करवाया वो कह दे कि सर प्लीज़ इसे छोड़ दो। और एक होता है सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस कोई समझा सकता है मेरे को? कोई अनम्यूट करके, मैं समझना चाहता हूँ, कोई समझा दे कि बेसिकली सबसिस्टेंस अलाउंस क्या है। सर थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। क्या बोल रहे हो? इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? गुजारा सर भत्ता। हाँ वो समझ गया सर। मैं इसमें ये है सर कि जैसे जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक है ना, उसको छोड़ के उसकी संपत्ति वगैरह पूर्त की जा सकती है। नहीं, सबसिस्टेंस अलाउंस। हाँ, और उसके जीवन भत्ते के लिए कुछ दिया जाता है जिससे उसका गुजारा हो सके। नहीं, ये नहीं है। किसी और को पता है सबसिस्टेंस अलाउंस? चलो देखो, सबसिस्टेंस अलाउंस बेसिकली क्या होता है, अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो आपके गुजारा भत्ता वहाँ पर पैसे कौन देगा? ये बात सीपीसी में थोड़ी सी अलग है, और अलग बातें देखो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको जेल में डालना है, आपको पैसे वही देगा जिसने आपको अंदर करवाया है। सबसिस्टेंस अलाउंस, अगर आपको, ये बात कई बार प्री में आती है, यहाँ पर नहीं लिखी तो इसका मतलब ये नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। अगर आपको जेल में डाला, आपके पैसे कौन देगा? जिसने आपको जेल में डाला है वो आपको पैसे पे करेगा। जिसने आपको जेल में डाला वही आपका सबसिस्टेंस अलाउंस पे करेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जजमेंट क्रेडिटर, और अगर वो नहीं पे करता तो आपको बाहर कर दिया जाए, देन यू विल बी रिलीज्ड, ये भी एक ग्राउंड है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये प्री में कई बार आता है, हम कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे, हम सब कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली क्या होएगा आंसर। भाई आज सबको अलाउ कर रहा हूँ, आ जाओ टाइम पे अपना, कल से 10 बजे के बाद नो एंट्री। सर मेरा एक क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ मी। क्लास के बाद, अभी अभी नहीं, क्लास के बाद। ओके ओके। Which of the following property is not liable to be attached and sold in the execution of the decree? Money, हुंडीज, इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ द above। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हम अटैच नहीं कर सकते एंड सेल नहीं कर सकते इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? बताओ। मनी, हुंडी, इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ द above। इनमें से क्या हम अटैच नहीं कर सकते? देखो सिंपल सी बात है, क्या हम मनी को अटैच कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं। क्या हम हुंडीज को अटैच कर सकते हैं? सोचो, कर सकते हैं इसको अटैच। क्या हम इलेक्ट्रिक सिटी को अटैच कर सकते हैं? केस का नाम लिख लो, कमिश्नर, कमिश्नर, सेल्स टैक्स, एमपी वर्सेस एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इस केस में ये पहले नोट कर लो, इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ट्रांसमिट, ट्रांसफ़र, डिलीवर हम इसको कर सकते हैं। हम इसको स्टोर कर सकते हैं, हम इसको पोजेस कर सकते हैं, जैसे हमारा मन करता है इसको हम वैसे पोजेस कर सकते हैं अपने पास। तो ये भी एक गुड्स है, ठीक है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। अगर, और नेक्स्ट बात, ये कौन से सेक्शन में जो कि हम अपना किसी भी चीज़ को अगर हम चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि अटैच कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 61 घर, इसमें में सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में घर को हम अटैच कर सकते हैं, ज़मीन, लैंड, हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, इन सबको हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टिपुलेशन दैट अ सूट by the central government, the authority to be named as a plaintiff shall be Union of India has been provided under which section? 78, 79A, 77। इनमें से हम किसको यूनियन ऑफ इंडिया करेंगे? बताओ। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का सूट है, कौन सा सेक्शन कहता है कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा? देखो, अगर कोई सूट डलता है सरकार के द्वारा या सरकार के अगेंस्ट, तो जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट, उसको हम यूनियन ऑफ इंडिया कहेंगे। अगर वो किसके अगेंस्ट है?
सेंटर के अगेंस्ट है, ठीक है। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया। अगर वो स्टेट के अगेंस्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर में सेंट्रल, सेंटर में हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं और इसमें हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आंसर आपका क्या होएगा, सेक्शन 79। 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये आपका बहुत बार आता है प्री में, ये नोट कर लो, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन हर 3 में से एक पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एलियन एनिमीज रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नेवर sue। एलियन एनिमीज रिसाइडिंग इन इंडिया में sue with the permission of central government। Alien enemies residing in India may sue with the permission of the state government in whose jurisdiction they are residing। Alien enemies can sue in any court। सोचो क्या होगा आंसर। पहला है कि एलियन जो हैं, एलियन सबसे पहली बात कौन होते हैं, एलियन वो होते हैं जो कि हमारी कंट्री के नहीं होते। एलियन लोग पहली बात तो कौन होते हैं, जो कि हमारी कंट्री के नहीं है। और एनिमीज कब होते हैं, जिनसे हमारी लड़ाई हो रही हो या हमारी सरकार ने बोल रखा हो हमारे एनिमी है। जैसे पाकिस्तान हमारा एनिमी है, एलियन एनिमी है। चाइना हमारा एलियन एनिमी है, ठीक है। अब इसमें सोचो इनमें से क्या सही है। एलियन एनिमीज जो कि इंडिया में रह रहे हैं वो कभी सूट नहीं डाल सकते। दूसरा है एलियन एनिमीज डाल सकते हैं पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के डालेंगे। तीसरा है एलियन एनिमीज जो कि इंडिया में रह रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के डालेंगे जिस जगह पर वो रह रहे हैं। चौथा है एलियन एनिमीज जो हैं वो चाहे तो किसी भी सूट में किसी भी कोर्ट में चाहे तो सूट डाल सकते हैं। देखो सेक्शन 83 जो है सीपीसी का, वो हमको कहता है कि एलियन एनिमीज अगर वो इंडिया में रह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, और अगर कोई एलियन फ्रेंड्स हैं वो भी चाहे तो किसी भी सूट में मतलब कोर्ट में आके अपना सूट डाल सकते हैं, ठीक है। और वो कम्पिटेंट भी होने चाहिए सूट डालने के लिए। तो एलियन एनिमीज अगर कोई रह रहे हैं वो इंडिया में, वो बिना परमिशन के, या फिर अगर वो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वो अपना नई सूट डाल सकते हैं। अगर वो एलियन एनिमीज चाहे इंडिया में रह रहे हो फॉरेन में रह रहे हो, वो सूट कभी नहीं डाल सकते आप। तो अगर कोई हमारी कंट्री से वॉर में है उसको हम एलियन एनिमी कहते हैं। नेक्स्ट, अब है अंडर सेक्शन 89 सीपीसी द कोर्ट कैन नॉट मेक अ रेफरेंस फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन। देखो 89 क्या कहता है, ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो हमारे सूट डला हुआ है तो कोर्ट क्या क्या कहती है, आप इनमें से बाहर ही फैसला कर लो। तो कोर्ट बेसिकली ऑर्डर 10 का अगर हम रूल 1A to 1C देखेंगे तो कोर्ट हमको कहती है कि आप बाहर ही फैसला कर लो, ठीक है। रूल 1A से लेकर 1C। तो कोर्ट हमको बेसिकली कहती है कि आप बाहरी डिस्प्यूट को सेटल कर लो।
अगर बाहर बात नहीं बनती तब हमारे पास आ जाना। तो कोर्ट कहती है 89 के मोड से कर लो। 89 में हमारे पास 4 मोड्स बता रखे हैं। क्या आर्बिट्रेशन वहाँ पर बता रखा है? यस, आर्बिट्रेशन हमको बता रखा है। कंसीलिएशन भी हमको बता रखा है कि वहाँ पर एक कंसीलिएशन भी है। अब यहाँ पर डाउट है नेगोशिएशन और मेडिएशन। नेगोशिएशन और मेडिएशन, ये इनमें से दो चीज़ें कंफ्यूज कई बार कर देते स्टूडेंट्स। तो नेगोशिएशन जो है वो नहीं बता रखा, इंस्टेड मेडिएशन तो बता रखा है। इसकी जगह पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमको लोक अदालत दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें लोक अदालत बेसिकली बता रखा है, तो आपको वो देखना चाहिए कि लोक अदालत। तो अगर हम इसको सही ढंग से देखें तो वहाँ पर लोक अदालत बता रखा है, नेगोशिएशन ही बता रखा, और ये आपका कई बार आ जाता है पेपर। चलो, नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिग्री व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट is for recovery of a money not exceeding 15,000, 20,000, 25 या 30। कोई भी सेकंड अपील नहीं लाई करेगी अगर ओरिजिनल सूट का जो मैटर है वो कितने रुपए से कम है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। सेक्शन 102 सीपीसी का हमको कहता है कि सेकंड अपील लाई नहीं करेगी अगर कितना मैटर है, 25,000 रुपये, ठीक है। अगर ये 25,000 है, एक बात और नोट कर लो कि 10,000 होता है ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। फर्स्ट अपील 10,000 से एक्सीड करनी चाहिए तभी आप अपील डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। और दूसरी से अपील अगर करनी है तो 25,000 से ऊपर का मैटर होना चाहिए अपील डालने के। नेक्स्ट, द अथॉरिटी टू एनल, ऑल्टर और ऐड टू द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीपीसी रेस्ट्स विद द। कौन सी अथॉरिटी है जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी में अपना चाहे तो ऐड कर सकती है, रूल को ऑल्टर कर सकती है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा गलत हो गया। हाई कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ रूल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से कौन होएगा जो कि हमारे शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हैं? सोचो। इसका आंसर सिंपल नहीं है जितना समझ लो। इसका आंसर सिंपल नहीं रहेगा कि कौन हमारे शेड्यूल में चेंजेस कर सकता है। देखो, अगर सेक्शन की बात आती है ना, कहीं पर सेक्शंस की बात, तो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऑर्डर की बात आती है तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्लस हमारी हाई कोर्ट। पर अगर शेड्यूल की बात आती है तब कौन कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। सोचो, ध्यान से सोचना। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे काम आएगा। देखो, फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली हमको दे क्या रखा है कि प्रोसीजर क्या होएगा और मेथड या फिर मैनर क्या होएगा कि कैसे जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो
इसमें हमारे पास आंसर है सेक्शन 122 सीपीसी। सेक्शन 122 सीपीसी जो है ये हमें कहता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर, तो जो हाई कोर्ट है बेसिकली हमारी, वो चाहे तो चेंजेस कर सकती है। हाई कोर्ट, तो इसका आंसर हाई कोर्ट आना था आपका। नेक्स्ट, अब सीपीसी खत्म, आईपीसी का पार्ट स्टार्ट। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 353 आईपीसी इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस? बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, या नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल? यहाँ ना 352 कर लो, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो अब इसमें पूछ क्या रखा है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, तो बेसिकली ग्रेव प्रोवोकेशन तो है नहीं, सिंपल सा असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स है। अगर कोई असोल्ट करता है, असोल्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बेसिकली अगर आप अपना मुक्का दिखा रहे हो वो असोल्ट है, या ऐसा कोई जेस्चर दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिससे कि उसको लगे एप्रीहेंशन हो कि आप उसे मारो, सिंपल सी बात है, किसी को मुक्का दिखाना इज असोल्ट, किसी को थप्पड़ दिखाना इज असोल्ट, पर किसी को बेसिकली मार देना क्रिमिनल फोर्स, अगर वही मुक्का लग जाए तो ये एक छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं। अब सोचो क्या इन्हें बेलेबल होना चाहिए? यस, बेलेबल तो देखो होना चाहिए। अब हमारे पास दो जगह पर बेलेबल है, क्या इसे कॉग्निजेबल होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जो कि उतने सीरियस नहीं होते। तो ये बेसिकली क्या है, बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल भी है, प्लस कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल हमारे पास सीआरपीसी में है, सेक्शन 320 है सीआरपीसी का, जो कि कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, किन केसेस में हो सकता है, तो वो कंपाउंडेबल केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। 320 सीआरपीसी, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, प्लस कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्राई करता है, एनी मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है। Attempt to commit suicide is triable by a court of session, judicial magistrate first class, any magistrate या executive magistrate। अगर कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने की तो वो कौन ट्राई करेगा? अगर कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने की, देखो अगर आपसे प्री में पूछे कोई एक ऐसा ऑफेंस बताओ जिसकी सज़ा नहीं है पर उसके अटेम्प्ट की ज़रूर सज़ा है, तो वो एक ही ऑफेंस है पूरे आईपीसी में जिसके अटेम्प्ट की सज़ा है। अगर देखो बंदा ही मर जाएगा सुसाइड करके, आप उसको सज़ा दे नहीं सकते, पर अगर कोई पर्सन जो है वो बच गया तब उसको सज़ा देंगे। तो ये बताओ कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ट्राइबल बाय, देखो सबसे पहली बात अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का सेक्शन क्या है, 309। इसका आंसर आएगा हमारे पास एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो इसको ट्राई कर सकता है। अब मैं वैसे ही सबसे जानना चाहता हूँ कि जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, क्या बेसिकली इस पे अभी हमारी लीगल डेवलपमेंट क्या चल रही है और क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? सोचो और बताओ कि क्या अभी पनिशमेंट की इसके ऊपर बात चल रही है, कोई चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा जो कि अभी हमारे लॉ मेकर्स ने
पार्लियामेंट ने कोई चेंज करने की कोशिश करी? जल्दी बताओ, किसी को कुछ मालूम इसको है? डीक्रिमिनलाइज करने की बात चल रही थी। कौन से एक्ट से? सॉरी, एक एक्ट भी आया हुआ है जिससे इसकी बहुत सारी जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। नो आइडिया। सर वो क्रिमिनल अमेंडमेंट है। नहीं, बिकॉज आज के टाइम में ना सुशांत जब से मरा है तो सुसाइड करी है उसने, तो तब से अब तक बहुत ज़्यादा सुसाइड के ऊपर बात हो रही है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है एक 2017 का, ठीक है। बाकी मैं पूरा तो नहीं समझा सकता, पूरा मैंने अपनी मेंस की क्लास में एक पूरा लेक्चर लिया था मैंने, अपनी रीसेंट जजमेंट्स का एक मेरा लेक्चर चलता है 1 घंटा, तो उसमें मैं करवाता हूँ ये सारी बातें। चलो, द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन CRPC बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2009, 10, 11, 8। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। जो डेफिनेशन है विक्टिम की, उसको हमने कब इनकॉर्पोरेट करा था? इसको हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2008 से डाला था, ठीक है। वो विद इफेक्ट कब आई थी? 31/12/2009। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट जो है इसमें विक्टिम की डेफिनेशन है। विक्टिम की डेफिनेशन CRPC में दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज WA। ये सेक्शंस नोट करते रहो, जो एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ ये सारी आती है। 2 क्लॉज WA क्या कहता है कि विक्टिम कौन होएगा। अब उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखो विक्टिम तो अगर मान लो कोई रेप की, जिसका रेप हुआ वो खुद तो विक्टिम है, क्या उसके लीगल हायर्स भी हैं, लीगल गार्डियंस भी हैं, वो भी इसमें आएंगे, उसके माँ बाप, उसके भाई वगैरह सब विक्टिम है, तो कोई भी सूट डाल सकता है। अच्छा चेंज हुआ है हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। तो 2009, और इसको हमने बेसिकली 2000 ये अपना अमेंडमेंट जो थी 2009 में ये आई, और इसको हम कहते हैं एक्ट 5 ऑफ 2009, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 2009, 31 दिसंबर को ये विद इफेक्ट हुई। The stipulation that all offences under IPC would be tried according to provision of CRPC is contained in which section? 5, 4, 3 या 6? सेक्शन 4। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी में, वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो कैसे होएगा? हमारे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होएगा, ठीक है। तो ये बात इसमें लिखी हुई है, सिंपल सी बात है। आईपीसी को हम कैसे, प्रोसीजर भी तो है, हमारा प्रोसीजर क्रिमिनल ही है, सीआरपीसी से ही उसका ट्रायल होएगा। लास्ट आज के सेशन का, इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ विच of the following offence the general public does not have a duty under section 39 of CRPC to give information to the nearest magistrate or police। सेक्शन 39 हमको लिस्ट बताता है कि कब कब हम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए हमें। अगर आपने अपने आगे कोई भी ऑफेंस होते हुए देखा तो उसमें लिस्ट है कि कब कब आपको देनी चाहिए। अब वो सीरियस ऑफेंसेस है जब आपको देनी चाहिए। अब इसमें से आप देख लीजिए कि इसमें से चारों में से कौन सा होएगा, फिर मैं आंसर बता देता हूँ। सीरियस देखना कि इसमें से जो कम सीरियस है वो आपका आंसर होएगा कि कब आपको नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? डज नॉट हैव अ ड्यूटी। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना।
इसका देखो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट को अगर हम देखें, ये एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस ऑफेंस है, बिकॉज एक अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो पब्लिक सर्वेंट को तो और ज़्यादा हम मानते हैं कि इसने एक क्राइम करा है। तो पब्लिक की ड्यूटी बनती है, अगर आपने देखा कि पब्लिक सर्वेंट कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है तो आपकी बतानी जिम्मेदारी होगी हमारी पुलिस ऑफिसर से या फिर हमारे अथॉरिटीज़ को, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को। किडनैपिंग फॉर रैंसम, देखो ये तो अपने आप में ही इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा है कि इसकी डेथ पेनल्टी है किडनैपिंग फॉर रैंसम की, तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। फिर है मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग अ लाइट हाउस, अगर आपने एक लाइट हाउस को उड़ा दिया, लाइट हाउस जो है हमारे गवर्नमेंट के भी होते हैं और ये समुंदर में भी होते हैं, कई जगहों पर होते हैं लाइट हाउस। फिर है हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एक इतना इम्पोर्टेंट ऑफेंस नहीं है, अगर कोई किसी के घर जा भी रहा है, बेसिकली आप किसी के घर हाउस ट्रेसपास करते हुए देखते हो, आप क्या सोचोगे कि क्या वो हाउस ट्रेसपास है या फिर वो बेसिकली क्या है, वो सामने वाला वैसे भी किसी घर जा सकता है, तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के ऊपर ज़रूर हम कहेंगे कि एक ऐसा ऑफेंस है जो कि है, पर हाउस ट्रेसपास सिंपली जो है आपको सेक्शन 39 CRPC कहता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम हर रोज़ ऐसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे हमने आज करी 1 घंटा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो या किसी को कुछ समझ ना आया हो, या अब किसी को अगर मेंस का बैच ज्वाइन करना है, मेरा जो मेंस का बैच चल रहा है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। कुछ डाउट? सर मेन के बैच के लिए थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन दे दो सर, क्या टाइमिंग है, क्या फीस स्ट्रक्चर है? देखो, जो मेरा मेंस का बैच चलता है वो 3 आवर्स चलता है हर रोज, ठीक है। मतलब 4 आवर्स, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 आवर्स चलता है। एक तो वो चलता है 12 से 1, उसमें अभी तो फ़िलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और 1 से 2 चलता है। 1 से 2 में मैं लेटेस्ट जजमेंट कराता हूँ सबको, और फिर उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक या 4 बजे तक CPC चल रही है, और फिर उसके बाद एविडेंस होता है मेरा 6 से 7, और फीस उसकी है 3000 पर मंथ। अगर आपको 6 महीने तक पे करनी है तो 3000 इंटू 6 टाइम्स दे दो, अगर आपको इकट्ठे पे करना है तो आप 15,000 पे कर सकते हो, और मैं आपको सारा सिलेबस 1 साल या 7-8 महीने जो भी लगता है वो करवाता हूँ। वैसे 7-8 महीने 9 महीने में सिलेबस हो जाता है। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब प्री का एग्जाम देने की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मेंस के लिए भी पढ़ना है, या सिर्फ प्री के टाइम पे हम प्री में फोकस करें? देखो, स्ट्रैटेजी तो सबसे बेकार है कि प्री की तैयारी करो बेसिकली। वैसे तो मेंस की तैयारी आपको सबसे पहले करनी चाहिए, तब प्री की, ये साइड बाय साइड होती है ये सारी तैयारी। जो मैं ये करवा रहा हूँ ना आपको, बेसिकली 70% ऑफ